Okay, ji. Let's start the third session. Three-phase survey administration procedure. There are three steps. Three steps involved in this procedure. Three-phase survey. It is comprised of 6 weeks. In 6 weeks को हमने equal to 2 weeks में divide कर लिया. Step 1 is the first mailing of survey, second mailing and postcard mailing. तो आप देख सकते हैं कि रिस्पांस रेट को बेटर बनाने के लिए पहले 2 वीक्स में हमने लोगों की तरफ मेल किया, सरफेस मेल या ईमेल. सेकंड में और सर्वे को मेल किया. थर्ड में अब उसका हमने जायज़ा लिया ईमेल की कि जी वो किसकी हो गए हैं, किसके रह गए हैं, वापस नहीं आए, रिमाइंडर वगैरह वगैरह. हाउ टू इम्प्रूव रिस्पांस रेट्स. As far as the response rate is concerned, there should be a reasonable response rate for any of the study to know about the views, perceptions, and responses of all of the respondents of the study. Therefore, to make sure maximum response rate, researcher have to do the following. The survey never reached to the identified people. Problem, people refuse to answer. People may not be available. People may not be able to answer the questions. People may not actually have the information requested. जहाँ पे हालात अच्छे हों, लोगों की नीयतें ठीक हों, तो वो बता भी देते हैं कि जी मेरे पास तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं आपका रिस्पॉन्डेंट बन नहीं सकता. People may overlook some items in error. The survey was completed and posted but failed to return. The pressure of competing activities on the same time of the respondent, potential embarrassment at their own ignorance if respondents feel unable to answer a question. अच्छा, बाज़ का क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं कि जो उनके लिए एम्बैरसमेंट का बायस होते हैं, तो लोग उसको रिस्पॉन्ड नहीं भी करते. तो ये वो तमाम तरीक़ाकार हैं कि चेक किया जाए. ये रिसर्चर की ड्यूटी है कि वो देखे कि क्या सबको क्वेश्चन पहुंच गया है, कितने लोगों ने रिफ्यूज़ किया है, कितने लोग अवेलेबल नहीं थे, कितने लोग जवाब नहीं दे सके, इंफॉर्मेशन एक्चुअल कितने लोगों को पता है जो दे सकते हैं, ओवरलुक कितनों ने की गलती, या लोगों ने रिस्पॉन्स आपको भेज दिया है तो आपको रिसीव नहीं हुआ, वगैरह वगैरह. इग्नोरेंस ऑफ द टॉपिक, नो बैकग्राउंड इन द टॉपिक. अच्छा, इसमें ये ज़रूरी है नहीं है कि जितने भी हमने सैम्पलिंग में लोग ले लिए हैं वो 100% उस चीज़ को जानते ही हों. माइट भी लोगों का नॉलेज ना हो, अवेयरनेस ना हो, और उसके बारे में उस पर व्यू में वो बात ही ना कर सकते हों. डिसलाइक ऑफ कंटेंट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंटरव्यू. इंटरव्यू करने के लिए जो आपने क्वेश्चन बनाए हैं उस कंटेंट से इत्तेफाक ही ना करें लोग. फियर ऑफ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सर्वे टू हिमसेल्फ और सेल्फ और अदर्स. समटाइम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो लोग राज में रखना चाहते हैं और उसको डिस्क्लोज करने का फियर होता है. लैक ऑफ क्लैरिटी इन द इंस्ट्रक्शंस, कि उसको फिल कैसे करना है, जो उसकी मुतल्लक ऊपर में इंस्ट्रक्शंस हैं वो ठीक ना हो, प्रिंट ठीक ना हुई हो, या कहीं टाइपिंग में प्रिंट करते हुए उनकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक रह गई हो, या आगे पीछे हो गई हो, जम्बलात हो गई हो, वगैरह वगैरह. सेंसिटिविटी ऑफ द टॉपिक, पोटेंशियली इंसर्टिंग और थ्रेटनिंग टॉपिक. मज़हब, रंग, नस्ल के बारे में जो ख़ास तौर पे होते हैं,
betrayal of confidence, losing the return envelope or return address, वो कोई भूल गया है नहीं पता, तो अब जेब से तो कोई अपने पास एनवेलप या टिकट लगा के नहीं भेजेगा. The wrong person may open the mail and fail to pass it on to the appropriate person. क्योंकि हमारे यहाँ तो एक सीधा दानिस्ता भी ऐसा है ना कि जानबूझ के भी दूसरे का लेटर खोल लेना है और फिर उसको देना नहीं है. Ensure that the topic is interesting and motivating. Ensure that it is easy to complete and layout is attractive, including covering letter. एक covering letter होता है जिसमें एक रिक्वेस्ट आ रही होती है लोगों को, वो भी थोड़ी प्लीजिंग हो और अप्रेशिएबल हो. जी अनम शहजादी, हेलो. हेलो. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम सर. मैं पूछना था कि टॉपिक जो है वो हम पहले से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, मतलब जिन लोगों को हमने जिनसे इंटरव्यू लेना है, कि हम पहले से बता सकते हैं इनको अपना टॉपिक के इस हाँ, टॉपिक पे हम आते हैं. वो जो कंसेंट लेनी होती है ना, उसमें हम यही करते हैं कि उनके नाम एक लेटर लिखते हैं, उनको ईमेल डालते हैं या टेलीफोन पे, जैसा भी हो. कहा जाता है, पहला अपना बताया जाता है कि जी मैं एमफिल लिंग्विस्टिक्स फिलहाल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ और मेरा ये टॉपिक है, इस पर मैं रिसर्च कंडक्ट कर रहा हूँ और आप मेरे सैंपल में फाल करते हैं, तो मुझे आपसे इंटरव्यू करना है, आपकी इजाज़त चाहिए. अच्छा, अब इजाज़त हो तो फिर फर्दर उसको एडवांस में बताने होते हैं जो आपसे पूछी जाएंगे. तो अगर आप कहीं और हमारे इनकन्वीनियंस फील करें तो आप बता दें, तो वो बता सकते हैं कि मैंने इस तरह का जवाब नहीं देना है या जो भी उसकी जिम्मेदारी. ठीक हो गया. हेलो. यस. ओके. तो इंक्लूड कवरिंग लेटर दैट एक्सप्लेन्स द सर्वे. ये जो आपके सवाल का जवाब यहाँ भी लिखा हुआ है. चूज अ गुड टाइम टू कंडक्ट द सर्वे. इन लोगों की जो मसरूफियात हैं उसको भी, मौसम का, माहौल का ख्याल रखते हुए सारा कुछ. यानी अगर सर्वे इन दिनों में किसी ने फिल करवाना हो ऑनलाइन या टेलीफोन पे, तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट टाइम होगा. सारे लोग घरों में बैठे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अल्लाह ना माफ़ करे कि हर कोई दुआ मांगे कि मेरी रिसर्च के वक्त पे ऐसे हालात हो जाएं. ऐसा नहीं करना. प्रीपेड रिटर्न स्टैम्प एड्रेस एनवेलप. पोलाइट रिमाइंडर. जब किसी से पूछना भी है तो बड़े तरीके से, आसान तरीके से पोलाइट रिमाइंडर. और जो उसको भेजा हुआ है लेटर, लेटर में जवाब देना है तो ज़ाहिर पैसे लग रहे हैं, तो प्रीपेड एनवेलप भेजेंगे तो वो कोई बड़ी मेहरबानी होगी किसी की, तो वो पोस्ट ऑफिस तक जाकर उसको पोस्ट कर. इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन, सर्विस, स्पॉन्सरशिप और सपोर्ट फ्रॉम अ हाई स्टेटस एजेंट. बाज पेड सर्वे होते हैं, उन सर्वेस के अंदर. हेलो अनम शहजादी, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? जी सर. जी जी बोलिए. सर ये क्वेश्चंस हैं हमारे, अगर हम इंटरव्यू लेते हैं तो वो पहले से प्रीपेयर्ड होने चाहिए, और वो ओपन एंडेड होने चाहिए या फिर क्लोज एंडेड होने चाहिए? हाँ, ये डिपेंड करता है इंटरव्यू प्रोटोकॉल पे कि जो आपने बनाया उसकी गाइडलाइंस क्या है. जो आप चीज़ पूछना चाह रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से हो जाएंगी वो मालूमात हासिल, या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा, या आपको कुछ उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन भी देने पड़ेंगे. तो ये तीनों तरह का होता है. ये डिसाइड करते हैं सब डिज़ाइन के साथ आप और सुपरवाइजर मिल के. जब वंस इट इज़ फाइनल देन यू हैव टू कन्वे दैम. फिर उसकी मर्जी से उसके अंदर चेंज नहीं आप कर सकते. उसकी मर्जी है किसी का उसमें जवाब देना, दे नहीं देना, ना दे. उसके कहने पे आप अपना डिज़ाइन चेंज नहीं कर सकते. अच्छा, कुछ सर्विस जो हैं वो पेड भी होते हैं, उनको पैसे मिलते हैं. तो ये भी अगर इस तरह हो तो बताया जाए अगले को कि आपका ये सवालनामा फिल करने के आपको ये पैसे मिलेंगे, तो वो और खुशी से और बेहतर तरीके से उसको करेगा. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड रिवार्ड्स फॉर रिटर्न. और फिर लोग लेटर ऑफ थैंक्स लिखते हैं. जी अफीफ़ा.
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हम सर्वे कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, वट एवर वी आर गोइंग टू कंडक्ट, क्या जरूरी है कि जो हमने पूछा है उसका सही से हमें जवाब मिल जाए रिगार्डिंग द पर्सन्स हु आर गोइंग टू फिल द फॉर्म्स? अच्छा, इसमें रिसर्चर अपने ताई तो पूरी कोशिश करता है ना कि वो मेक श्योर करता है कि जो उसने सैंपल लिया है उसमें सारे लोग उससे रेलिवेंट हैं और उन चीज़ों को जानते हैं। जी मसलन ये जो मैंने एग्जांपल दी थी ऑनलाइन क्लासेस वाली, तो वो हम उन्हीं से लेंगे ना जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। इवन देन एक चांस तो है कि वो इंफॉर्मेशन ठीक दें या ना दें। तो अब यही तो मालूम करना है, रिसर्च की खूबसूरती है कि जो परसेप्शंस हैं लोगों की वो क्या है, जी सर। क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके एटीट्यूड को हम मेजर कर रहे हैं, तो ये आने देना चाहिए। हमें वो अच्छा लगे या ना लगे, हमारी बायसनेस उसमें शामिल नहीं हो सकती। अच्छा, फिर ठीक उसको सर। जब वैल्यूज आ जाती हैं तो स्टैटिस्टिकली जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो वहाँ जो अनड्यू वैल्यूज हैं वो हाईलाइट करती हैं कि कोई प्रॉब्लम है। फर्ज करें 100 बंदे के जो इरिटेटिंग जवाबात होंगे तो उसका मतलब है कि क्वेश्चन में खराबी थी, उसकी डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। ये भी सब्जेक्ट को देखना होता है। Is it clear? थैंक यू। यस सर। सर Welcome. जी जी। उसका क्या, जब हम पैसे देने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू पे फॉर दैट फॉर आवर सर्वे, तो उस पे फिर क्या रिस्पॉन्स आपको लगता है, मतलब कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसमें ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा या उसमें वाकई ही सच्चाई लिख देंगे, वो करेंगे तो वही शायद जो उनको उनकी अपनी परसेप्शन है। तो जब आप किसी का टाइम परचेज करते हैं ना, पैसे देने का मतलब है कि आपने उनका टाइम परचेज किया है। जी तो एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं कि जो चीज़ हम खरीद रहे होते हैं फिर उसमें हमें गारंटी होती है कि रेलिवेंट चीज़ें हमें मिल जाएंगी। लेकिन कुछ सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल पीस से मुतल्लक या रिलीजन और ये जो फिरका जात है हमारे, इससे मुतल्लक यस आप इंफॉर्मेशन लें तो आप भले ट्रेनिंग दे लें, पैसे दे लें, जो मर्जी कर लें, लोगों ने चीज़ें हाइड करनी करनी होती यस हैं। डेफिनेटली। तो ये इस तरह की थ्रेटनिंग होती है, तो वो फिर उस तरह का टूल वो बनाते हैं जिसमें इन चीज़ों को मिनिमाइज किया जा यस सके। एक थैंक क्वेश्चन यू एयर सर। कम बनाते हैं। थैंक यू सर। वेल, making instructions about responses and return very clear. Avoid open-ended questions unless these are really important. क्योंकि ओपन एंडेड में तो फिर जो मर्जी कोई लिख दे, जब ज़रूरत है तो फिर ही ओपन एंडेड हम बनाएंगे। अवॉइड प्लेसिंग ओपन क्वेश्चंस ऑन द स्टार्ट ऑफ क्वेश्चनर। क्वेश्चनर के स्टार्ट में कभी भी ओपन क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। वो लोग घबरा जाते हैं कि मैं 3 सफ़े आ गए हैं, 60 सवाल हैं, कितने जवाब मैं लिखूंगा, बस अल्लाह हाफ़िज़ मैं नहीं लिखता। Have easy to follow instructions and spacing of the text. जी आयशा। जी सर, ये इन पॉइंट्स में आई थिंक द सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन शुड आल्सो बी एडेड, बिकॉज फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टीनेजर्स, तो हमें पॉपुलेशन ही अपनी जो है वो टीनेजर्स को ही लेनी होगी, ऐसा नहीं है? नहीं, वो यहाँ रिस्पांस रेट में उसका जिक्र नहीं आएगा, वो ऊपर आएगा ना जब हमने बात की थी ना टारगेट पॉपुलेशन और सैंपल की। जी जी सैंपल में हमने डिसाइड कर लिया था कि वो कौन लोग थे हमारे। अच्छा, अब मज़ेदार की बात है कि माज़रत के साथ आप में से जितनी भी मेरी फीमेल स्कॉलर्स हैं, क्योंकि फीमेल तो हमेशा ही टीनेजर ही रहना पसंद करती हैं, तो जो हमारे हमारे इवनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ओल्ड एज के लोग भी होते हैं, जी 50 साल, 45, 48 के लोग भी काम कर रहे होते हैं। अब टीनेजर की अगर आप गारंटी लगा देंगे इस तरह से कोई, तो ये हमें डिसाइड करना है नेचर ऑफ रिसर्च देख करके ना, तो हम यस कर सकते हैं इन चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, थैंक वेल यू। वेल, deliver the questionnaire personally rather than through mail, making survey look very unlike junk email. Consider asking respondents
for an interview to complete the survey questionnaire, provide information about the research through a covering letter. तो ये बहुत सारी ऐसी वो चीज़ें हैं, शायद एक तो रिपीटेशन भी हो गई है. Assure confidentiality and anonymity. Ensure that questions are items are non-judgmental. तो ये बहुत सारी मतलब मल्टीपल चीज़ें लिखी हुई हैं कि जी इन सबको लुक आफ्टर आप करेंगे तो ही आप अपना रिस्पांस रेट बढ़ा सकते हैं. एक यहाँ चीज़ नहीं है, वो मैं पर्सनली बता देता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है रिसर्च के हवाले से. आपका क्वेश्चन कब सही फेल होता है. मुझे एक रिसर्च कंडक्ट करने के टाइम पे सर्वे करवाना था स्कूल के सेकेंडरी स्कूल के हेड टीचर्स से, और मैंने डिसाइड किया कि ये इंडिविजुअली इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा, ना मैंने इंटरव्यू लेना, ना टेलीफोन करने, ना ईमेल करने. पंजाब से 60 लोगों से करवाना था. तो आप लोग लिंग्विस्टिक क्लास में हो कोई 50 प्लस, इसी तरह 60 हैं मेरे पास लिटरेचर की क्लास में. तो ये दैट वाज 2010 और 11. इधर मिनहाज यूनिवर्सिटी में मेरे पास जो स्टूडेंट थे एमफिल में रिसर्च पढ़ रहे, उनमें से खुद लोग बड़े सारे एसएस लेक्चरर, हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर थे. मैंने उनकी जिम्मेदारी लगाई, वो इतना एक्यूरेट और अच्छा परफार्मा फील हुआ, जहाँ जहाँ से मैंने चाहा वहाँ से वो करवा के लाए. क्योंकि एक रीज़न थी कि जो हमारे टीचर ने कहा हुआ है, हमने उनकी कंप्लाइंस करनी है, रिस्पेक्ट है, वट एवर. इस तरह की भी सिचुएशन जो है वो आपको, इसे कहते हैं रेफरेंस बेस्ड. इंडिविजुअली आप किसी के पास चले जाएं, वो ना करें ना माने, क्या करेंगे. किसी के रेफरेंस से जाएंगे तो वो चाहे भी अप्लाई का काम भी ठीक करेगा. यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये मैटर करता है. इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस टुवर्ड्स सिलेक्शन ऑफ रिसर्च सर्विस. Follow a sequence. Send non-respondents a friendly reminder after 10 days, stressing the importance of the research. आप उन्हें रिमाइंडर भेजें फ्रेंडली और उसमें उनको अपनी रिसर्च की अहमियत उजागर करें. Send a further friendly reminders 10 days after. इन जान नहीं छोड़नी, टिल द टाइम आपका काम नहीं हो जाता. Make a telephone call to respondents shortly after the second reminder, indicating the importance of the research. लेकिन ख्याल ये रखना कि लोग इरिटेट ना हो. अब data analysis and survey research. After researchers receive the completed questionnaires, the task of summarizing the results remains. The total size of the sample and total percentage of the return should be reported. Percentage of the total sample responding, percentage of the respondents who have alternative. Okay. इसमें ये करना है कि जब आपके पास डाटा इकट्ठा आ गया, उस डाटा को आपने अरेंज करना है. आपने अगर उसमें इंडिकेटर को जेंडर था तो जेंडर वाइज अरेंज कर लें, पब्लिक प्राइवेट था उस लिहाज से कर लें, जो आपने डेमोग्राफी रखी थी उस लिहाज से उनको आप अरेंज करें. फिर रिस्पांस किस क्वेश्चन के कितने हैं, मैक्सिमम है टोटल, बाय ऑल मीन्स इसको आपने रोज और कॉलम्स में अरेंज करना है. डाटा अरेंज करने के बाद इस डाटा की एंट्री है. अब सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा तो SPSS, सोशल साइंसेस स्पेशल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, वो मोस्टली हम यूज़ करते हैं कि वर्कशीट की तरह का, या जिस तरह हम एक्सेल पे काम करते हैं उस तरह एक सॉफ्टवेयर है, उसमें डाटा एंट्री करते हैं. अब डाटा एंट्री करते हुए अंदाज़ा हो जाता है कि क्या ट्रेंड है डाटा आने का. तो वहाँ शक गुजरना चाहिए, जहाँ 10 लोगों के एक ही तरह के रिस्पॉन्ड आ रहे हों, ऐसा हो नहीं सकता. हर कोई अपना दिन इस्तेमाल करता है, मोर और लेस थोड़ी वेरिएंस होती है. और जहाँ इस तरह के क्वेश्चन फिल शुदा हों तो उन्हें उन फील्ड क्वेश्चन को अलग कर लें और दोबारा पढ़ें और देखें कि कहीं उसमें अनामली तो नहीं. उन अनामलीज को रिमूव करना होगा, अदरवाइज डाटा जो आपका है वो नॉर्मल डाटा नहीं होगा. और डाटा का एनालिसिस उस वक्त तक हम नहीं कर सकते जब तक डाटा नॉर्मल ना हो. कैसे पता चलता है डाटा नॉर्मल है? इसी SPSS में जब हम उसको डाल के हम आगे स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे तो उसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेल शेप बननी चाहिए. बेल शेप मीन कि एक सर्टन मिनट में ट्राई करता हूँ कि बेल शेप आप लोगों को दिखाऊं.
L shape. ये स्क्रीन पे मैं ड्रा कर रहा हूँ, पता नहीं आपको यहाँ नजर आता है या बस ये मिलती जुलती इससे जो शेप होती है। आप मेरी बात सुन रहे हैं और देख सकते हैं इसको? प्लीज लेट मी कंफर्म, मैंने माइक ऑन किया किसी का? सोबिया अकरम, ये शेप नजर आई है जो बनाई मैंने ड्रा की है? यस सर। हाँ यस सर। ओके। तो लाइकवाइज इस तरह की शेप को बेल शेप कहते हैं। इसमें दिस ये कोई एक्स एक्सेस हम कह लेते हैं, इसको हम वाई एक्सेस कह लेते हैं। ये सब बहरहाल ज़ाहिर हो गया। एक्स और वाई एक्सेस में यूँ जो जितने पॉइंट्स और डाटा के दिए हों उनकी शेप यूँ बने तो इसे हम बेल शेप कहते हैं। देन अगर ऐसा हो तो फिर हम कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा डाटा है, नॉर्मल डाटा है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा के ऊपर ही हम कर सकते हैं रन एनालिसिस, अदरवाइज एनालिसिस रन करना मुश्किल हो जाता है, रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आते। Therefore this is all about the research designs। हमने कितने डिज़ाइन पढ़े हैं? मैं आप लोगों के माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, जिसने बोलना है वो माइक अपना अनम्यूट करेगा। ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप खुद अपने अनम्यूट कर सकें। सारे इकट्ठे बोलेंगे तो डिस्ट्रैक्शन होगी। माय क्वेश्चन इज के हाउ मेनी रिसर्च डिज़ाइंस वी हैव स्टडी टिल नाउ? हेलो Sir, recently we have studied experimental research design and then correlational and then survey research design. 3 research designs we have studied. okay. कितने सब कंपोनेंट थे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में? Sir, 4. अच्छा, कोई और भी बताएगा कौन कौन से थे? अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम आमना परवेज से। यस आमना बताइए। सर जो 4 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन थे उनमें जो फर्स्ट वन था वो वन शॉट केस स्टडी था, सेकंड वन जो था वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था, थर्ड वन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था एंड फोर्थ वन जो था वो क्विज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। वेरी गुड टू हियर यू। अच्छा, उसके बाद हमने सर्वे डिज़ाइन पढ़ा। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ सर्वे डिज़ाइन क्या क्या थे? एनीबॉडी? कोई बताएगा? हेलो जी, सर्वे डिज़ाइन में हमने क्या सर। पढ़ा? हाँ जी बोलिए बोलिए। सर इसमें सबसे पहले हमने सर्वे डिज़ाइन के व्हाट इज सर्वे डिज़ाइन, उसके बाद उसके कंडक्ट के हम इसको कंडक्ट क्यों करते हैं, और उसके बाद उसकी टाइप्स थी सर्वे डिज़ाइन की। उसके बाद उसके की करैक्टरिस्टिक्स थे, फिर पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन, सैम्पलिंग, फ्रेम सैम्पलिंग, सैंपल, और फिर उसके फॉर्म ऑफ डाटा कलेक्शन, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड डाटा, और उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फिर उसके बाद पढ़ा है 3 फेज सर्वे, और उसके बाद हाउ टू इम्प्रूव रिस्पांस रेट। वेरी गुड जबरदस्त। अच्छा, सर्वे के बाद हमने कौन सा डिज़ाइन पढ़ा है जी? आफ्टर सर्वे सर अभी सर्वे डिजाइन ही तो अभी तक पढ़ा, उसके बाद अभी कुछ नहीं पढ़ा। सर्वे और क्वांटिटेटिव के दरमियान में कोई नहीं था? आप क्लास में नहीं होंगे? सर कोरिलेशनल डिजाइन। सर सर्वे से पीछे सर्वे से पहले हमने कोरिलेशन
कोरिलेशनल डिजाइन। हाँ सर मुझे लगा आप कह रहे हैं कि बाद में कौन सा पढ़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके मोहम्मद हनीफ, आप नहीं बात करते भाई। Sir, actually, in the course of your lecture, I wanted to ask you a question. जी प्लीज जरूर पूछें। Sir, sometimes we want to conduct a research. For example, our topic might be how teachers teach students in English medium schools the craft of creative writing. For example, if I want to go and conduct a survey on this topic, the teacher there might be thinking that he will he will expose the shortcomings of our school system. जी जी Question. देयर इज डिस्टॉर्शन, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा। Am I audible? नो Sir, you have a question. If I am audible now. नाउ इट्स ऑडिबल, यस। Sir, for example, if I have a question, if I want to learn whether students in English medium schools, whether they truly if I have this question and I want to go to English medium schools and I want to conduct a survey there, and the administration might think there that our students are not capable, they are not good enough to write English creatively, so they simply might refuse this type of survey. So our research project might flop there. How? Because the teachers or the administration fear that the students will not be up to the mark and our system will be exposed. You are saying very true thing, but उसमें इस तरह की सिचुएशन में ये करना ये होता है कि आपको उन्हें मेक श्योर करना होता है कि आपकी रिसर्च को हम शेयर नहीं करेंगे जिससे आपको नुकसान हो, वहाँ पे हम नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो कैसे नहीं करेंगे? वहाँ आप सर्टन नाम नहीं लेते लोगों का, स्कूल का, उस अदारे का नाम नहीं आप लेते, आप उसको अनोनिमस, वन ऑफ द स्कूल, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द टीचर्स, इस कॉन्टेक्स्ट में आप बात करते हैं। इस तरह से वो फेलियर या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हों, उनके जो भी उन्हें थ्रेट्स हैं, वो सामने तो आते हैं, लेकिन उनको ओवरकम करना रिसर्चर का काम होता है। Alright. Welcome. Next we are going to start now our सर next। मुझे एक चीज और पूछनी थी। जी जी पूछें। सर आपने सीएमएस पे मेंशन किया क्विज का, तो करंटली सर वो जो जी जी आप नाम बोल लें, कौन बात कर रहे हैं? मैं सुन नहीं पा रहा, म्यूट किया। जी जी बोले बोले। सर मैं हुमैरा बात। इतना श्योर रेज योर हैंड प्लीज। इस तरह नहीं, मैं उसको कैसे करूँ? हेलो सर आपने सीएमएस पे असाइनमेंट वो क्विज मेंशन किया है कि उसको असाइनमेंट के फॉर्म में हम अपलोड कर रहे हैं। सर उसके जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं उनको काइंडली एलैबोरेट करते हैं। ठीक है, वो मैंने लिख के रखे हुए हैं, मैं सबको ही एलैबोरेट करूँगा। अभी ये रिसर्च पैराडाइम हमने आगे करना है, एक सेकंड कंपोनेंट है आपके इसी सेकंड यूनिट का, तो उस पर मैं बात करता हूँ, वो मैं यहाँ बता देता हूँ। सर एक चीज और, आपने जो 4th सेशन है वो 12 o'clock का मेंशन किया हुआ है, तो 12:15 पे हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो बस उतने मिनट का ही होगा, जबरदस्ती थोड़ी है। Sure, sir.
थैंक यू सर। ये वो आप स्क्रीन देख सकते हो? हेलो हेलो, अरे भाई बात तो करें आगे से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक बात कहनी थी सर, हमें वो असाइनमेंट वगैरह भी हमने सबमिट करवा दी है, लेकिन हमारे मार्क्स जिस अंदाज में आ गए सर, लेकिन हमें ये पता नहीं चला कि हमारा वीक जोन कहाँ पे है। क्या कहाँ पे है? वीक जोन सर, हमने क्या गलती कर बैठे हैं, किस हद स्टैंडर्ड तक हमने किया है और हमारी कहाँ पे मिस्टेक्स हैं उसका हमें पता नहीं चला सर। अच्छा, अगर वो आप काइंडली हमें एलोबरेट हो जाती तो हम अगली दफा वो मिस्टेक ना करते। ठीक हो गया। आप मुझे फिर ईमेल करें ना, ये जो यहाँ आप भेजते हैं ना उस पर मैं क्रैक करके CMS पे तो अपलोड कर नहीं सकता, मेरे पास एक्सेस नहीं है। मेरे ईमेल आईडी पे आप उसको सेंड करें तो मैं उसको रिव्यू करके बता दूंगा वहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है जहाँ पे आपने काम करना है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अभी ये वो रेड रिटर्न आप देख सकते हैं क्वेश्चन मेरा? हेलो। यस सर। हाँ, ये मैं आप सुने फिर ये क्वेश्चन एलैबोरेट कर रहा हूँ। ये 20 मार्क्स का क्विज है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट फॉलोइंग लेटर्स स्टैंड फॉर इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन टर्मिनोलॉजी। आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन पढ़ा है, उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है जिसमें ये अल्फाज हैं OXRCEM। तो आपने बताना है कि ये इनसे क्या बनता है। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन विद इट्स वन एग्जांपल। तो एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी जिसमें चीज़ें मेंशन थी, यही टर्मिनोलॉजी मौजूद थी, वो आप इक्वेशन लिखेंगे और एक एग्जांपल ऐड करेंगे। राइट डाउन एग्जांपल फॉर कोरिलेशनल डिज़ाइन। अभी आज ही हमने कोरिलेशन डिज़ाइन को पढ़ा है और अदर देन यू स्टडीड इन लेक्चर। एग्जांपल आपने यहाँ हमने 3 दी है, मैंने उन 3 के अलावा 5 से एग्जांपल आपने बनानी है जो भी आप बना सकें। ठीक हो गया, इसका ये मतलब है। फिर है व्हाट आर द यूनानिमस वेज टू एनहेंस द रिस्पांस रेट इन सर्वे डिज़ाइन रिसर्च। सर्वे डिज़ाइन रिसर्च में हमने कोई 3-4 स्लाइड्स पढ़ी हैं कि इन तरीक़ों से आप अपने रिस्पांस रेट को बढ़ा सकते हैं। तो ये उससे मुतालिक है, उसको पढ़ें गौर से, अंडरस्टैंड करें और देखें कि कौन से वो वेज बन सकते हैं जिनमें आप उसको कर सकते हैं। गेट क्लियर आई थिंक सो नाउ? तो रिसर्च पैराडाइम्स को हमने पढ़ना फर्दर। रिसर्च पैराडाइम्स। जी आमना परवेज। सर ये क्विज के बारे में ही पूछना था मैंने कि ये जो टर्म्स हैं जो यानी एक्स और ये डिनोट करना है, इनका सिर्फ यही बताना है कि ये व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, बस इनको हम फर्दर विद एग्जांपल। हाय मेरे अल्लाह, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखना है ना। वहाँ लिखा है कि फॉर व्हाट स्टैंड्स दोज। मैंने एलैबोरेशन, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब नहीं कहा। ठीक है? ओके सर। हाँ ओके सर, थैंक यू। सर स्टूडेंट्स हो, अंधाधुंध तो नहीं ना लिखना अभी। ओके, तो रिसर्च पैराडाइम पे बात करते हुए हमने देखना है कि द रिसर्चर पोजेज अ क्वेश्चन। रिसर्च प्रोसेस क्या है हमने देखा हुआ, पहले भी पढ़ा भी हुआ है, एक दफ़ा उसकी रिव्यू हो जाता है। फिर वो क्या करता है कि अपने सवालों के जवाब इकट्ठे करता है और रिसर्चर प्रेजेंट्स एन आंसर टू द क्वेश्चन। 3 काम रिसर्चर ने करने हैं, तो वो उसका प्रोसेस जो रिसर्च कहलाता है कि वो क्वेश्चन करेगा, उसके जवाब ढूंढेगा और उन जवाबों को लोगों के सामने पेश कर देगा। इसको ज़रा 1 मिनट के लिए अगर आप देखना समझने की कोशिश करें, और रह भी 1 मिनट ही गया हमारे पास ये सेशन एक्सपायर होने में। इन दिस टेबल रिसर्च प्रोसेस, लिटरेचर व्यू और पर्पस स्टेटमेंट। रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ डिसाइड किया जाता है कि पैराडाइम क्या होगी। इसको मैंने अभी बताना है कि पैराडाइम होती क्या है, लेकिन यहाँ वो टाइम होता है जहाँ पे रिसर्च पैराडाइम का जिक्र होता है। पर्पस स्टेटमेंट जो है वो मैटर है।
मेथड ऑफ रिसर्च क्या है। अच्छा, जब मेथोडोलॉजी की बात आती है तो फिर आगे रिसर्च क्वेश्चंस आ जाते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस के बाद फिर हाइपोथेसिस का जिक्र है। देन प्रोसेस में मेथोडोलॉजी के बाद पॉपुलेशन होती है, तो पॉपुलेशन से हम इन्फ्रेंस क्या ड्रा करते हैं, उसमें क्या डिस्कस करते हैं, सैंपल कौन सा है। फिर सैंपल के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि पर्पस स्टेटमेंट में हम डिसाइड करते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा क्या होंगी। रिकॉर्डिंग ऑफ क्वालिटेटिव डाटा प्रोसेस में बात कर रहे हैं, जिसे कोड करते हैं, उसके थीम बनाते हैं। वैलिडिटी रिलायबिलिटी किसकी होती है, इंस्ट्रूमेंट की होती है। एथिक्स, वेरिएबल्स, दो कांस्टेंट्स के होते हैं वेरिएबल। ये कांस्टेंट कुछ चीज़ें होंगी, कुछ वेरिएबल्स होंगी, कुछ एथिक्स होंगी। प्रोसेस में हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, लिटरेचर व्यू में पर्सपेक्टिविज्म की बात करते हैं, और पर्पस स्टेटमेंट में हम